1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार ईरान ऐसी स्थिति में फंसा जब अमेरिका और इसराइल ने खुलकर सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं टटोलनी शुरू कर दी हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, अर्थव्यवस्था पर दबाव और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि ईरान अब वेनेजुएला की तरह ढह सकता है। लेकिन अमेरिका की यह गणना गलत साबित हुई। वजह बना एक नाम, अली लारिजानी। बीते 6 महीनों में अली लारिजानी ने ईरान के चारों ओर ऐसा रणनीतिक और कूटनीतिक सुरक्षा घेरा खड़ा किया कि चाहकर भी अमेरिका सैन्य स्ट्राइक का फैसला नहीं ले पाया। हालात यहां तक पहुंचे कि गुस्से में अमेरिका ने अब लारिजानी पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन मिडिल ईस्ट से आने वाली ताजा रिपोर्ट्स साफ कहती हैं कि फिलहाल ईरान पर अमेरिकी हमला टल चुका है। सऊदी अरब, कतर और ओमान की पहल पर अमेरिका ने ईरान से बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अयातुल्लाह अली खामेनेई सरकार के लिए इसे एक बड़ी कूटनीतिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में तेहरान से जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रही वह है अली लारिजानी की। अगस्त 2025 में उन्हें ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव नियुक्त किया गया था। दिलचस्प यह है कि लारिजानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं। इसके बावजूद खामेनेई का उन पर भरोसा कायम रहा। 3 जून 1958 को जन्मे लारिजानी एक प्रभावशाली शिया परिवार से आते हैं और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। वे सिर्फ नेता नहीं बल्कि सिस्टम को अंदर से समझने वाले रणनीतिकार के तौर पर देखे जाते हैं। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की कमान संभालते ही लारिजानी ने सबसे पहले ईरान की कूटनीति को एक्टिव किया। उन्होंने ईरान के पारंपरिक विरोधी सऊदी अरब से सीधा संवाद शुरू किया। बीते 6 महीनों में लारिजानी कम से कम 3 बार सऊदी की शीर्ष नेतृत्व से मिल चुके हैं। सितंबर 2025 में उन्होंने खुद क्राउन प्रिंस से बातचीत की। इसके अलावा इराक, लेबनान और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से दौरे कर ईरान के लिए एक क्षेत्रीय सेफ्टी नेट तैयार किया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी के नेतृत्व में कतर और ओमान ने अमेरिका को यह समझाया है कि ईरान पर हमला पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध में झोंक सकता है, जिसका नुकसान अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। जब ईरान के भीतर विरोध प्रदर्शन हिंसक मोड़ पर पहुंचे तब लारिजानी सिर्फ बैकडोर डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सुरक्षा तंत्र में सबसे बड़े बदलाव किए। अहमद वाहिदी को डेप्यूटी कमांडर नियुक्त किया गया, जिन पर अमेरिका पहले से ही प्रतिबंध लगा चुका है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिया को सेना का नया प्रवक्ता बनाया गया। संकट के दौरान लारिजानी खुद टीवी इंटरव्यू में सामने आए और सबसे पहले इस पूरे विद्रोह को अमेरिका और इसराइल से जोड़कर पेश किया। इसके बाद अमेरिका ने लारिजानी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। यह फैसला उसी वक्त आया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य स्ट्राइक को फिलहाल होल्ड करने का आदेश दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस की सुरक्षा बैठकों में कोई भी यह भरोसा नहीं दिला सका कि ईरान पर हमला होते ही वहां सत्ता गिर जाएगी। सेना ने चेतावनी भी दी कि अगर हमला निर्णायक नहीं हुआ तो अमेरिका को एक लंबी और खतरनाक जंग में उतरना पड़ सकता है। यही वजह है कि आज अमेरिकी प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान पर सीधा हमला करने से पीछे हटते दिखाई दे रहे अमेरिका को अब झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं अली लारिजानी, जिनकी रणनीति में फिलहाल ईरान को युद्ध से दूर रखा गया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल एक बार फिर से गहरा गए हैं। ईरान में जारी भीषण आंतरिक संघर्ष और अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ते खतरों के बीच पेंटागन ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तत्काल प्रभाव से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कड़ी चेतावनी के बाद आया है जिसमें उन्होंने ईरानी शासन को अपने ही नागरिकों पर हो रहे कत्लेआम को रोकने की अंतिम मोहलत दी थी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने पुष्टि की है कि दक्षिण चीन सागर में तैनात विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को वहां से हटाकर अब सेंट्रल कमांड के दायरे में भेजा जा रहा है।
इस बेड़े में विमान वाहक पोत के साथ कई घातक मिसाइलें, डिस्ट्रॉयर्स और युद्धपोत भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ जारी तनाव के बावजूद इस बेड़े को हटाना ये दर्शाता है कि बाइडेन प्रशासन के बाद अब ट्रंप प्रशासन के लिए ईरान एक तात्कालिक और बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि यूएसएस लिंकन ईरान के पास क्यों तैनात किया जा रहा है। पिछले 18 दिनों से ईरान में देश भर में जिस तरीके से आर्थिक बदहाली के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसी की ताज़ा खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 2000 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों के जवाब में कतर स्थित अल उदैद और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमलों का संकेत दिया है। अमेरिका भी एहतियात के तौर पर अल उदैद से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। अमेरिका को अंदेशा है कि तनाव बढ़ने पर ईरान दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। कितना ताकत है यूएसएस अब्राहम लिंकन। अगले एक हफ्ते में मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला ये बेड़ा ईरान के लिए काल भी साबित हो सकता है। इस पर तैनात F-35C स्टील फाइटर जेट दुश्मन के रडार की नजर में आए बिना तेहरान तक बमबारी करने में सक्षम है। बेड़े के साथ आ रहे डिस्ट्रॉयर्स एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस हैं, जो ईरान की किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। ये पूरा बेड़ा परमाणु ऊर्जा से संचालित है और महीनों तक बिना रुके दुश्मन की सीमा के पास डटा रह सकता है। फिलहाल स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान ने हाल ही में अपना एयर स्पेस बंद करके युद्ध के संकेत दिए थे, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी नौसैनिक सक्रियता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों का मानना है कि यूएसएस लिंकन की मौजूदगी का मकसद या तो ईरान को बातचीत की मेज पर लाना है या फिर किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की भूमिका तैयार करना। ईरान में जारी भीषण जन विद्रोह के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी सरकार ने युवा प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा को अंतिम समय पर टाल दिया है। इरफान को बुधवार 14 जनवरी को फांसी की सजा दी जानी थी। देश में चल रहे आंतरिक विद्रोह में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अगर विद्रोहियों को फांसी पर लटकाया जाता है तो इससे विद्रोह और ज्यादा तेज हो सकता है और अमेरिका और इस्राइल सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसलिए ईरानी सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। इरफान को 14 जनवरी को फांसी पर लटकाने की योजना थी, लेकिन मानवाधिकार संगठनों के अनुसार अंतिम समय पर इसे स्थगित कर दिया गया। ये घटना ईरान में चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है, जहां अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं।